नमस्कार दोस्तों, पीकेआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए 2021 में हुए गुड्स गार्ड के एग्जाम के प्रश्न पत्रों का हल लेके आए हुए हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी के बारे में हम बताने वाले हैं। अभी लमडिंग डिवीजन में स्टेशन मास्टर के भी एलडीसी कोटा के तहत आया हुआ है एग्जाम। गुड्स गार्ड का भी एग्जाम है एलडीसी कोटा के तहत। तो इसी के पर्पज से हम आज ये बताने वाले हैं आपको। ठीक है, चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, बॉक्सन या बीसीएन के एक पूर्ण मालगाड़ी को स्थिर करते समय ब्रेक वैन के अलावा गाड़ी के दोनों छोरों पर न्यूनतम कितने वाहनों के हैंड ब्रेक लगाने पड़ते हैं। मतलब आपके यहाँ एक बीसीएन आया हुआ है या एमटी आया हुआ है या लोड आया हुआ है, आपके यहाँ वो स्टेबल होगा, तो आप कितने कितने ब्रेक वैन के दोनों तरफ हैंड ब्रेक लगाएंगे। पहला ऑप्शन है 6 वैगन के हैंड ब्रेक, दूसरा है 3 वैगन के हैंड ब्रेक, तीसरा है 9 वैगन के हैंड ब्रेक और चौथा है 12 वैगन के हैंड ब्रेक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 वैगन के हैंड ब्रेक। गाड़ी के दोनों तरफ ब्रेक वाहन को छोड़कर 6 वैगनों के हैंड ब्रेक आपको लगाने पड़ते हैं। ठीक, और अगर इसमें बोला जाए चेन कितने लगाए जाएंगे, तो गाड़ी के दोनों तरफ एक एक चेन लगाया जाएगा और प्रत्येक 15 गाड़ी पे फिर चेन लगाया जाएगा। गुटका कितने लगाए जाएंगे? वुडन वेज दोनों तरफ दो दो लगाए जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में किस अधिकारी को सहायक नियम जारी करने और उसमें संशोधन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन क्या है, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में यानी एनएफआर में किस अधिकारी को सहायक नियम यानी सब्सिडरी रूल जारी करने और उसमें संशोधन के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। पहला है सीपीटीएम, दूसरा है पीसीओम, तीसरा है पीसीएसओ, चौथा है एजीएम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पीसीओम। ठीक है, एनएफआर में पीसीओम को सहायक नियम जारी करने और उसमें संशोधन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया है, दोहरी लाइन पर अस्थायी इकहरी संचालन के दौरान पहली गाड़ी की गति निम्नलिखित में कौन सी होगी। यानी टीएसएल के दौरान, टेम्पोररी सिंगल लाइन वर्किंग के दौरान जाने वाली पहली गाड़ी के का स्पीड क्या होगा। पहला है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा अधिकतम अनुमेय गति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। टीएसएल के दौरान जाने वाली पहली गाड़ी की गति क्या होगा? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है, एक सहायक इंजन को जो एक गाड़ी को ढलान को पार कराने में, सॉरी गलत लिखा गया है, इसका होगा एक सहायक इंजन जो एक खड़ी ढाल को पार करने में गाड़ी के इंजन की मदद के लिए गाड़ी के पीछे लगाया जाता है, निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है रिलीफ इंजन, दूसरा पायलट इंजन, तीसरा शंटिंग इंजन, चौथा बैंकिंग इंजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बैंकिंग इंजन। क्या हो जाएगा? बैंकिंग इंजन। बैंकिंग इंजन एक ऐसा सहायक इंजन है जो कहीं ढलान वगैरह पे गाड़ी को, जब लीडिंग इंजन जो होता है या ट्रेन इंजन जो होता है वो अगर खींचने में असक्षम हो जाता है तो बैंकिंग इंजन पीछे से उसको पुश करता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है, इंड टू इंड बीपीसी की वैधता की अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है। इंड टू इंड। ठीक, तो इंड टू इंड बीपीसी की वैधता कितनी है? पहला ऑप्शन है 12 + 3 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, दूसरा है 30 + 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, तीसरा है फ्रॉम लोडिंग पॉइंट टू डेस्टिनेशन पॉइंट, चौथा है बिटवीन टू टीएक्सआर पॉइंट। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉम लोडिंग पॉइंट टू डेस्टिनेशन पॉइंट। ठीक, कह रहा है इंड टू इंड। इंड मतलब एक छोर जहाँ से वो शुरू हुआ, इंड टू इंड दूसरा छोर जहाँ उसको पहुँचना है। जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी अगर लमडिंग से बदरपुर के लिए है, तो यहाँ जैसे ये लमडिंग से चलेगा, यहाँ से शुरू हुआ और बदरपुर पहुँच के इसका इंड हो गया। ठीक है, तो इसी को इंड टू इंड बोला जाता है, यानी लोडिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक। ठीक है, चाहे वो डेस्टिनेशन पॉइंट कितना भी दूर क्यों ना हो। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 6 नंबर सवाल कहता है, पासिंग ए स्टॉप सिग्नल एट डेंजर इज क्लासिफाइड एज व्हाट टाइप ऑफ एक्सीडेंट। किसी सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करना किस प्रकार का दुर्घटना कहलाता है। पहला है सांकेतिक दुर्घटना, दूसरा टाला हुआ टक्कर, तीसरा परिणामी ट्रेन दुर्घटना, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पासिंग ए स्टॉप सिग्नल एट डेंजर इज ए क्लासिफाइड एज व्हाट टाइप ऑफ एक्सीडेंट? सांकेतिक दुर्घटना। क्या हो जाएगा? सांकेतिक दुर्घटना।
चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि बीटीपीएन के एक पूर्ण रेक में वैगनों की संख्या आमतौर पर कितनी होती है। एनएफआर में जो होता है, बीटीपीएन का जो गाड़ी आता है उसमें कितने होते हैं। पहला ऑप्शन 42 वैगन, दूसरा 52 वैगन, तीसरा 58 वैगन, चौथा 60 यानी 60 वैगन, 60 वैगन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 52 वैगन, 52। ठीक है। बीटीपीएन के पूर्ण रैक में कितने वैगन आता है, लंबडिंग डिवीजन का मैं बात बता रहा हूँ। यहाँ लंबडिंग डिवीजन में 52 टैंक जो होता है, टैंक वैगन आता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है आपका कि बाधित लाइन पर गाड़ी के आगमन के मामले में लोको पायलट को कौन सा लिखित अधिकार दिया जाता है। बाधित लाइन यानी कि ब्लॉक लाइन रिसेप्शन के लिए लोको पायलट को कौन सा अधिकार दिया जाता है। पहला ऑप्शन T806, दूसरा T511, तीसरा T509, चौथा T510। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, T509। ब्लॉक लाइन रिसेप्शन के लिए T509 दिया जाता है। ठीक, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। ठीक, अगर आप सिग्नल वाले लाइन से ब्लॉक लाइन में अगर गाड़ी का रिसेप्शन करते हैं, पहले तो कॉलिंग ऑन होता है। ठीक है, कॉलिंग ऑन से आप बाधित लाइन पे गाड़ी को रिसेप्शन कर सकते हैं। ठीक, दूसरा आप T509 जब कॉलिंग ऑन आपका खराब हो जाए, T509 से आप रिसीव कर सकते हैं बाधित लाइन पे। ठीक, एक T510 जो एनएफ रेलवे में नहीं था। ठीक है, T510 जो एनएफ रेलवे में नहीं था, इस बार 50वें अमेंडमेंट में इसको जोड़ा गया है T510 फॉर्म को। और इसमें यह कहा गया है कि T509 जो है ये ब्लॉक लाइन रिसेप्शन होगा और T502 है नॉन सिग्नल लाइन रिसेप्शन होगा। अब बात यहाँ ये आता है कि नॉन सिग्नल लाइन है और ब्लॉक लाइन भी है, तो इसमें 510 से रिसीव किया जाएगा या 509 से रिसीव किया जाएगा। ताकि यहाँ दो कंडीशन हो रहा है, एक तो बाधित लाइन है, ब्लॉक लाइन रिसेप्शन हो रहा है, और दूसरा नॉन सिग्नल लाइन भी रिसेप्शन हो रहा है, यानी उस सिग्नल में गाड़ी रिसीव करने के लिए सिग्नल की व्यवस्था नहीं है। तो कौन सा फॉर्म दिया जाएगा इसका मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल बाधित लाइन पे गाड़ी लेने के लिए T509 दिया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है आपका किसी स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम की समीक्षा कितने वर्षों के अंतराल पे की जानी चाहिए। पहला ऑप्शन प्रत्येक 5 साल पर, दूसरा प्रत्येक 4 साल पे, तीसरा प्रत्येक 3 साल पे, चौथा प्रत्येक 7 साल पे। तो किसी स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम की समीक्षा प्रत्येक 5 साल पे किया जाता है, या 5 साल हो जाने पे उसका समीक्षा किया जाता है, या 5 बदलाव अगर उसमें हो जाए तो उसका समीक्षा किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 10 नंबर सवाल कहता है किसी स्टेशन को यात्रा प्रारंभ करने वाली गाड़ी को दिए जाने वाले कॉशन यानी सतर्कता आदेश के संबंध में किस स्टेशन के तौर पे जाना जाता है। किसी स्टेशन को यात्रा प्रारंभ करने वाली गाड़ियों को दिए जाने वाले कॉशन ऑर्डर के संदर्भ में किस स्टेशन के तौर पे जाना जाता है, यानी किस स्टेशन के नाम से उसको जाना जाता है जहां से पूरे सेक्शन के लिए कॉशन जारी किया जाता है। पहला नोटिस स्टेशन, दूसरा कंट्रोलिंग स्टेशन, तीसरा नोडल स्टेशन, चौथा टर्मिनल स्टेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नोटिस स्टेशन। नोटिस स्टेशन वो स्टेशन होता है जो पूरे सेक्शन के लिए कॉशन जारी करता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। 11 नंबर सवाल कहता है आपका कि फिसलने वाले बूम का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है। फिसलने वाले बूम का प्रयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है। पहला लोको शेड में, दूसरा संपार फाटक में, तीसरा सेंटिंग नेक में, चौथा पार्सल साइडिंग में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संपार फाटक में। ठीक, फिसलने वाले बूम का प्रयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है, संपर्क फाटक में। ठीक है, एक तो लिफ्टिंग बूम होता है जो ऊपर नीचे करता है। ठीक है, और ये स्लाइडिंग बूम जो होता है, फिसलने वाला बूम जो होता है, इसको सब्सिडरी के रूप में दिया जाता है। जब कभी लिफ्टिंग बैरियर अगर खराब हो जाए तो स्लाइडिंग बूम का प्रयोग किया जा सकता है। चलते हैं 12 नंबर सवाल में। 12 नंबर सवाल कहता है कि अस्थायी गति प्रतिबंध के रूप में जानकारी आमतौर पर निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है। अस्थायी गति प्रतिबंध, तो अस्थायी गति प्रतिबंध यानी अस्थायी जो कॉशन किसी सेक्शन में लगा रहता है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलता है। पहला ऑप्शन स्टेशन संचालन नियम में, दूसरा कार्य समय सारणी में, तीसरा परिचालन नियमावली में, चौथा साधारण एवं सहायक नियम में। तो पहला ऑप्शन है स्टेशन संचालन नियम, SWR। तो SWR में नहीं रहता है। ठीक, कार्य समय सारणी यानी WTT, तो WTT में ही रहता है। ठीक है, स्टेशन संचालन SWR में नहीं रहता। लोग यहाँ फंस जाते हैं कि मान लीजिए कोई सेक्शन है, उस सेक्शन के बीच जो भी क्वेश्चन है तो हमको SWR में मिलेगा, जबकि वो नहीं मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा आपको, WTT में मिलेगा, वर्किंग टाइम टेबल में मिलेगा, कार्य समय सारणी में मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन कहता है साधारण नियम के अनुसार विस्फोटक और खतरनाक सामान रखने वाले वाहनों के लिए किस प्रकार का शंटिंग निषिद्ध है। साधारण नियम के अनुसार विस्फोटक और खतरनाक सामान रखने वाले वाहनों के लिए किस प्रकार की शंटिंग निषिद्ध है। पहला ऑप्शन हैंड शंटिंग, दूसरा फ्लैग शंटिंग, दूसरा लूज शंटिंग, तीसरा स्लिप शंटिंग। ठीक है, तो खतरनाक सामान या आपका बोगी टैंक पेट्रोलियम जो होता है बीटीपीएन का, उस सबका जो होता है लूज शंटिंग निषिद्ध होता है। लूज शंटिंग खतरनाक सामान वाले या विस्फोटक सामान वाले वाहनों का लूज शंटिंग नहीं किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है दुर्घटना चेतावनी सायरन की 4 ध्वनियों का निम्नलिखित में से क्या अर्थ होता है। दुर्घटना चेतावनी सायरन कि 4 ध्वनि यानी 4 साउंड जब बजेगा, 4 बेल जब बजता है तो इसका क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है चिकित्सा यान की आवश्यकता, दूसरा मूल स्टेशन पर दुर्घटना सहायता गाड़ी की आवश्यकता, तीसरा यार्ड दुर्घटना, चौथा मुख्य लाइन बाधित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा मूल स्टेशन पर दुर्घटना सहायता गाड़ी की आवश्यकता, 2 नंबर। ठीक, 4 ध्वनि का मतलब क्या है, मूल स्टेशन पर दुर्घटना, ठीक है, और सहायता गाड़ी की आवश्यकता। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए 2 हुटर का मतलब क्या होता है। 2 हुटर का मतलब होता है आपका कि होम स्टेशन पर दुर्घटना राहत गाड़ी, रोड मोबाइल, एआरटी की आवश्यकता। ठीक है, होम स्टेशन पर दुर्घटना राहत गाड़ी या रोड मोबाइल एआरटी की आवश्यकता। 3 हुटर का मतलब होगा बाहरी स्टेशन पर दुर्घटना राहत गाड़ी की आवश्यकता। 4 हुटर होम स्टेशन पर दुर्घटना राहत गाड़ी की आवश्यकता तथा मेडिकल वाहन की भी आवश्यकता। ठीक, 5 हुटर का मतलब हो गया बाहरी स्टेशन पर दुर्घटना, ठीक, और एआरटी तथा एआरटी या एआरएमवी की आवश्यकता। एक लंबा हुटर 90 सेकंड के लिए, पिछला संदेश रद्द। ठीक है, तो इसका बढ़िया से ये ले लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके आप इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ इस 5 जो है 2 हुटर, 3 हुटर, 4 हुटर, 5 हुटर, यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन आना तय है। चलते हैं आगे। आगे इसी में कहता है कि दुर्घटना राहत गाड़ी निकालने का समय यानी एआरटी कितने समय में आपके यहाँ से निकल जाना चाहिए। एआरटी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन दिन में 30 मिनट और रात में 45 मिनट। एआरटी जो है, एआरटी का निकलने का जो समय होता है दिन और रात का अलग अलग होता है। ठीक, दिन में 30 मिनट होता है, रात में 45 मिनट होता है। वहीं अगर एआरएमवी यानी कि मेडिकल वाहन की अगर बात किया जाए तो मेडिकल वाहन सिंगल और डबल एग्जिट पे निर्भर करता है। एआरटी दिन और रात पे निर्भर करता है और मेडिकल वाहन आपका सिंगल एग्जिट और डबल एग्जिट पे निर्भर करता है। सिंगल एग्जिट में 20 मिनट और डबल एग्जिट में 15 मिनट। यहाँ जिस स्टेशन पे, जिस लाइन पे मेडिकल वाहन को रखा गया है, अगर वहाँ दोनों तरफ से अगर गाड़ी निकालने की, उस लाइन पे अगर दोनों तरफ से गाड़ी निकालने की व्यवस्था है तो 15 मिनट में गाड़ी निकल जानी चाहिए, स्टेशन छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, और अगर जिस स्टेशन पे गाड़ी रखी गई है, जिस लाइन पे रखी गई है, उसमें अगर एक ही तरफ से गाड़ी निकालने की व्यवस्था है तो वहाँ से 20 मिनट में गाड़ी निकल जानी चाहिए। यानी दुर्घटना गाड़ी दिन में 30 मिनट और रात में 45 मिनट मैक्सिमम टाइम, और मेडिकल गाड़ी के लिए डबल निकासी में 15 मिनट और सिंगल निकासी में 20 मिनट टाइम दिया गया है। चलते हैं अगले का और लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है पूसी रेलवे यानी एनएफआर के साधारण एवं सहायक नियम का परिशिष्ट 6 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है। एनएफआर का जीएनएसआर के अनुसार परिशिष्ट 6 में किस चीज का वर्णन किया गया है। पहला ऑप्शन है संपर्क फाटक, दूसरा ऑप्शन है कोहरा सिग्नल, तीसरा ऑप्शन है सतर्कता आदेश, चौथा है संचार की पूर्ण विफलता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉशन ऑर्डर। परिशिष्ट 6 में क्या है, कॉशन ऑर्डर है। परिशिष्ट 6 में क्या है, कॉशन ऑर्डर है। ठीक है, चलिए परिशिष्ट पूरा देख लेते हैं। टोटल 9 परिशिष्ट है जीएनएसआर में। देख लेते हैं किसमें क्या है। परिशिष्ट कुल 9 है। ठीक है, पहला परिशिष्ट में क्या है, बाहरी साइडिंग और डी क्लास स्टेशन पर गाड़ी संचालन के विशेष नियम। यानी कि पहला परिशिष्ट में डी और डी के क्लास का वर्णन है। दूसरे परिशिष्ट में है पटाखा सिग्नलों की सप्लाई और उसके इस्तेमाल पर स्टेशन पर पटाखा रजिस्टर के लिए विशेष अनुदेश है। यानी कि परिशिष्ट 1 में डी और डी के क्लास का वर्णन है, किस प्रकार गाड़ी का संचालन किया जाएगा। दूसरे में डेटोनेटर सिग्नल का वर्णन है, उसका सप्लाई कैसे होगा, उसका इस्तेमाल कैसे होगा, उसका रजिस्टर कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, तो एक में हो गया डी के क्लास और डी क्लास, दूसरे में हो गया पटाखा सिग्नल, तीसरे में हो गया आपका बदरपुर लैंडिंग क्षेत्र में गाड़ी संचालन के विशेष नियम। यानी परिशिष्ट 3 में बदरपुर लैंडिंग सेक्शन में किस प्रकार गाड़ी का संचालन किया जाएगा उसी का उसमें वर्णन है। चौथा में क्या है, नए निर्माण कार्यों से संबंधित विशेष अनुदेश यानी न्यू वर्ष का वर्णन है परिशिष्ट 4 में। परिशिष्ट 5 क्या कहता है, मुख्य लाइन पद्धति के अधीन दार्जिलिंग हिमालयन क्षेत्र में गाड़ी संचालन के विशेष अनुदेश। ठीक, मेन लाइन पद्धति के अधीन जो आपका दार्जिलिंग हिमालय सेक्शन, जो आप क्या बोलते हैं
दार्जिलिंग सेक्शन में जो गाड़ी चलाया जाता है वो मुख्य लाइन पद्धति के अधीन चलाया जाता है। वहाँ किस प्रकार गाड़ी चलाएगा उसी का वर्णन है। आगे छठा परिशिष्ट कहता है सतर्कता आदेश संबंधी, यानी कि परिशिष्ट यही क्वेश्चन था अभी कि परिशिष्ट 6 में किसका वर्णन है, परिशिष्ट 6 में किसका वर्णन है, क्वेश्चन ऑर्डर का वर्णन है। परिशिष्ट 7 भारतीय रेलों पर प्रचालित फॉर्म का मानकीकरण करता है, यानी कि 7 नंबर जो परिशिष्ट है, जितना भी फॉर्म है जैसे कि संटिंग ऑर्डर हो गया, T806 क्वेश्चन हो गया, T409 या 369 का 3 भी है, 369 का 3(1) है, जितना भी फॉर्म है उसका वर्णन आपको कहाँ मिलेगा, परिशिष्ट 7 में मिलेगा। परिशिष्ट 8 में संपर्क फाटक मिलेगा आपको। संपर्क फाटक कहाँ मिलेगा, परिशिष्ट 8 में मिलेगा। और 9 में आपको लास्ट जो है उसमें रक्षा कवच यानी ACD का वर्णन मिलेगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों आज 15 क्वेश्चन हम आपको बताए, इसके बाद फिर और 15 क्वेश्चन लेके आएंगे। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और इस बार के LDC के तहत गुड्स गार्ड और जो स्टेशन मास्टर का, ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर का जो वैकेंसी आया है, इसके लिए आप लोगों को, तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले PKR एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल घंटी बजा दें, ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो तथा मज़ेदार वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, हम आपसे विदा चाहते हैं।